हाय एवरीवन, सभी का वॉर्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश शूटर पे। 26 मई का आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं और ये आर्टिकल लिखा हुआ है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग पे होने वाली कंट्रोवर्सी पे। भारत में डेमोक्रेसी का ओपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच का डायलॉग इतना नीचे आ गया है कि आज पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का मुहूर्त हो रहा है, लेकिन ओपोजिशन का कोई भी लीडर वहाँ पे नहीं है। चलिए शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आज का क्विज देख लो। आर्टिकल को सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना है, जैसा कि मैं रोज़ बताता हूँ। ट्रांसलेशन के साथ में ग्रामर वोकैब पे अलग से ध्यान देना है। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। जो भी इस आर्टिकल में आपको सिखाएंगे इस क्विज पे आप अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए अपॉर्चुनिटी का मतलब तो आप जानते ही हैं, अवसर या मौका। और लॉस्ट वो चीज़ है जो खोई जा चुकी है। एडजेक्टिव है यहाँ पे लॉस्ट, खो जाने की बात कर रहा है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ऑन द एक्रीमनी ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कह रहा है बात हो रही है उस एक्रीमनी की। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है? एनिमोसिटी, कड़वाहट, दुश्मनी। कह रहा है जी बात हो रही है उस सारी रिसेंटमेंट या हॉस्टिलिटी की, कड़वाहट की, जो है इनॉग्रेशन को लेकर के, मुहूर्त को लेकर के, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के, संसद की नई बिल्डिंग के। तो संसद की नई बिल्डिंग का मुहूर्त हो रहा है, लेकिन इतनी कड़वाहट है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि बीजेपी अकेले ही मुहूर्त में आई है, कोई अपोजिशन पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। इनॉग्रेशन ये वर्ड आप रूटीन लाइफ में यूज़ करते होंगे या यूज़ करते हुए सुना होगा। देखो नहीं करते हो तो आज से शुरू कर दो। किसी भी चीज़ के मुहूर्त के लिए, लॉन्च के लिए, ओपनिंग के लिए, दुकान की, मकान की, व्यापार की, आप इनॉग्रेशन वर्ड को यूज़ करें, है ना। जैसे आप ऐसा ना बोले हमारे घर का मुहूर्त है, आप ऐसा बोलें हमारे घर का इनॉग्रेशन है, इस डेट को आप आ जाना। ये एक्रीमनी वर्ड आप बार बार आर्टिकल में देखेंगे। इसका मतलब होता है कड़वाहट। इसका एक एडवांस सिनोनिम है, रैंकर। लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी आर्टिकल में आप देखेंगे आगे, RANCOUR। किसी किसी डिक्शनरी में यू नहीं मिलेगा, अगर आप अमेरिकन स्पेलिंग चला रहे हैं, ब्रिटिश स्पेलिंग में यू आ जाएगा। रैंकर एक एडवांस वर्ड, कड़वाहट की बात करता है। चलिए अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी द इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड हैव मार्क्ड अ फ्रेश स्टार्ट। कह रहे जो इनॉग्रेशन है, जो मुहूर्त है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का, संसद की नई भवन का, कह रहे जी शुड हैव मार्क्ड, इसको मार्क कर देना चाहिए था। शुड मतलब चाहिए, हैव मार्क्ड मतलब मार्क कर देना। पास्ट की बात हो रही है परफेक्ट टेंस में। तो ये जो इनॉग्रेशन है इसको मार्क कर देना चाहिए था, निशान बन जाना चाहिए था। मार्क करना मतलब निशान बनना। और किसका? एक नई शुरुआत का, फ्रेश स्टार्ट का। आ रही बात समझ में? इस इनॉग्रेशन के बहाने डेमोक्रेसी में डायलॉग फिर से शुरू किया जा सकता था ओपोजिशन और बीजेपी के बीच में, सरकार और ओपोजिशन के बीच में। कहने का मतलब ये मुहूर्त यानी इनॉग्रेशन आपका सब्जेक्ट है, शुड हैव मार्क्ड आपकी वर्ब है। ये स्ट्रक्चर जो थर्ड कंडीशनल वाली है ना, आप सबको देखते ही समझ में आनी चाहिए और इसको याद करना और समझना बड़ा आसान है। देखिए शुड का मतलब चाहिए, हैव मार्क्ड मतलब मार्क कर देना, तो शुड हैव मार्क्ड मतलब कर देना चाहिए था मार्क। अब देखो इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाते हैं कुछ रूटीन लाइफ सेंटेंसेस के जरिए। जब जब रूटीन लाइफ से जोड़ दोगे किसी भाषा को, वो भाषा आपके लिए सिलेबस नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगी। जैसे मैं आपसे बोलूँ हिंदी में कि भैया आपको आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। पहले तो मुझे बताओ पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्या ये बात मैं पास्ट की कर रहा हूँ या फ्यूचर की? अब कोर्स फास्ट की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई करनी चाहिए थी मतलब वक्त चला गया, चिड़िया चुग गई खेत, आपको पढ़ाई पास्ट में करनी चाहिए थी। तो ये शुड हैव V3, कुड हैव V3, ये बात किसकी करती हैं? मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात करती हैं जो पास्ट में आपके पास थी। तो मुझे ये लिखना पड़ेगा यू शुड हैव स्टडीड। बस आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। या मैं ऐसा बोलूँ आपको कल वहाँ आना चाहिए था, आपको यह हमारी मदद करनी चाहिए थी, तो मुझे लिखना होगा यू शुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर चलेगी। अब चाहें तो आप कुड भी लगा सकते हैं शुड की जगह, बस मीनिंग थोड़ा सा बदल जाएगा। मान लीजिए मैं कुड लगा दूं
तो इसका मतलब क्या होगा, यू कुड हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर सकते थे। आपने की नहीं, मुझे पता है आपने नहीं की, बट यू कुड हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर सकते थे। यहाँ लगा दूँ मान लो कुड, आप हमारी मदद कर सकते थे, तो शुड से चाहिए, कुड का मतलब हो सकता था, तो जो मॉडल लगाओगे उसी से आपका मीनिंग निकल आएगा। आप यहाँ पे वुड लगा दो, आपने हमारी मदद की होती, यू वुड हैव स्टडीड, आपने पढ़ाई की होती। तो ये सारे मीनिंग्स आपको निकालने आने चाहिए, बेसिक्स में करवा भी दिए गए हैं, रूटीन लाइफ से इनको कनेक्ट करके चलो। अब ये स्ट्रक्चर बार बार आर्टिकल में आप देखेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये सारी स्ट्रक्चर्स और वोकैब आपसे शेयर करेंगे ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। अगर आपके मन से आवाज़ आती है कि ये क्लास डिफरेंट है दूसरी क्लासेस से, तो डिफरेंट होनी भी चाहिए, है ना। चलिए, इन बच्चों को मॉक टेस्ट पास की ज़रूरत है, मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा टेस्टबुक.com। टेस्ट बुक के ईयरली मॉक टेस्ट पास और मॉक टेस्ट पास प्रो पे, दोनों पे सेल एक्टिव हो गई है 26 और 27 मई को। मॉक टेस्ट पास के अंदर आपको एक साल तक लगभग 70,000 मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाता है, सभी एग्जाम्स का कंबाइंड, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस। और जो पास प्रो है, इसमें आपको हर मॉक टेस्ट के मल्टीपल अटैम्प्ट्स मिलते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी शामिल हैं, उनको भी आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अपनी नेसेसिटी के हिसाब से सही पास को चूज़ करें। 1 ईयर पास दोनों के अवेलेबल हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। ईयरली मॉक टेस्ट पास आपको कमेंट सेक्शन में दिखाएगा, लिंक पे जाएं 249 का, लेकिन इस पर आपको कोड लगा लेना है YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 224 रुपये। और इसी तरीके से ईयरली मॉक टेस्ट पास प्रो आपको 450 का दिखाएगा, लेकिन आप कूपन लगाएंगे YT10, जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 404 रुपये। दोनों पासेस के लिंक कमेंट सेक्शन में रखे हुए हैं, अगर पास की आपको ज़रूरत है देन दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय अ पास। आ जाओ वोकैब शीट पे, अपनी अच्छे से वर्ड को पकड़ना है, समझना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। आगा दौड़ पीछा छोड़ में नहीं रहना है कि मैं 50 वर्ड याद करूंगा, मैं 100 वर्ड याद करूंगा, कुछ नहीं होगा 50-100 से। 5 याद कर लो और अच्छे से कर लो। ऑस्ट्रेसाइज, देखिए इस वर्ड का हिंदी मतलब होता है जात बाहर करना, ठीक है। चाहे गांव में किसी को कर दिया जाए, चाहे शहर में, आपके स्कूल में आपके क्लासमेट्स आपको करें, ऑफिस में कुलीग्स करें, कहीं से भी बॉयकॉट करने के लिए, बाहर कर देने के लिए किसी ग्रुप से ऑस्ट्रेसाइज नाम के वर्ड को यूज़ किया जाता है, टू कट समवन ऑफ द सोसाइटी और अ ग्रुप। खाप पंचायत्स यूज टू ऑस्ट्रेसाइज द फैमिलीज ऑफ द कपल्स गेटिंग इनटू इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स। खाप पंचायत जो थी वो ऑस्ट्रेसाइज किया करती थी, जात बाहर किया करती थी, हुक्कापानी बंद किया करती थी उन परिवारों का जो कपल्स इंटरकास्ट रिलेशनशिप में गेट इनटू होते थे, अंतर जातीय विवाह करते थे। अब देखो, जात बाहर करने को, हुक्का पानी बंद करने को एक्साइल करना, बैनिश करना, एक्स कम्युनिकेट करना और बॉयकॉट करना भी बोलते हैं। एक्साइल का मतलब है वनवास, बैनिश का मतलब है हर चीज़ से बैन, एक्स कम्युनिकेट का मतलब है अब कम्युनिकेशन बंद, आपसे बोलचाल बंद, और बॉयकॉट तो आप जानते ही हैं, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, रैंकर। अभी थोड़ी देर पहले वर्ड आपको बताया भी था मैंने, हेट्रेड, यानी कि आपकी नफरत के लिए, कड़वाहट के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। द रैंकर बिटवीन द टू फैमिलीज हैज़ केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। कह रहे जो कड़वाहट है दो परिवारों के बीच, उसने उनको दूर रखा है, केप्ट देम फ्रॉम किया है। व्हेन यू कीप समवन फ्रॉम समथिंग, आप उस आदमी को उस काम से दूर रखते हैं। तो कड़वाहट ने भी इनको दूर रखा है बातचीत करने से एक दूसरे के साथ कई डेकेड्स तक, कई दशकों तक। कड़वाहट को एक्रीमनी और एनिमोसिटी भी बोलते हैं। आज एक्रीमनी वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे बार बार। बिटरनेस भी बोल सकते हैं, डिस्टेस्ट या रिसेंटमेंट भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आयरॉनिक। मेरे ख्याल से ये वर्ड सबको आता होगा। ये वर्ड बना है आयरनी से, और आयरनी का मतलब होता है उपहास, हंसी की बात, पैराडॉक्सिकल बात होती है ना। जैसे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, डेमोक्रेसी का नया एक स्टैचू बन रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं है, सिर्फ जो है गवर्नमेंट आकर के उसको इनॉग्रेट कर रही है। तो डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं होता। ये एक आयरनी है अपने आप में, एक उपहास की बात है कि डेमोक्रेसी के नाम पे जो बिल्डिंग बन रही है उसी में डेमोक्रेसी नहीं हो पा रही। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरॉनिक डिसीजन ऑफ द सेलिंग देयर होल्डिंग। कंपनी के प्रमोटर्स ने एक आयरॉनिक डिसीजन को मेक किया है, एक उपहास भरा फैसला लिया है अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देने का, अपने शेयर को बेच देने का। कंपनी का मालिक कभी अपने शेयर पूरे से नहीं बेचेगा। जब भी वो बेच रहा है समझ लो कंपनी में कुछ गड़बड़ है, सर पे पांव दबा के भाग जाओ, है ना। आयरॉनिक डिसीजन होता है, ऐसा कभी भी लिया जाता है। तो आयरॉनिक को पैराडॉक्सिकल या सेटारिकल भी बोलते हैं, कॉमिकल या साइडोनिक भी बोलते हैं।
कॉन्ट्राडिक्टरी भी आपने सुना होगा और एनॉमलस भी शायद ना सुना हो, लेकिन आज सुना रहा हूँ। ये सारे वर्ड्स बार बार यूज होते हैं, उपहास भरी बात की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब है जो अपने आकार में, अपने साइज में, अपनी इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा हो, कंसीडरेबल हो या सिग्निफिकेंट हो, सब्सटेंशियल। द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बिन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के जो इफेक्ट्स हैं काफ़ी बड़े रहे हैं, सब्सटेंशियल रहे हैं, कंसीडरेबल रहे हैं। ऐसी चीज़ जिसको नोटिस करना ही पड़े आपको, सब्सटेंशियल कहलाती है। याद रखें इस वर्ड को, सब्सटेंटिव से कंफ्यूज नहीं करना है। सब्सटेंशियल अलग वर्ड है और सब्सटेंटिव अलग वर्ड है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है बहुत ही संजीदा, बहुत ही सीरियस, जिसमें कोई मस्खरापन ना हो, कोई उपहास ना हो, समझ गए। सब्सटेंटिव वो अलग वर्ड है, सब्सटेंशियल अलग वर्ड है, दोनों को मिक्स ना करें। अगला वर्ड है एडिफिस। इसको कुछ लोग बोलते हैं एडिफाइस, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एडिफिस। एडिफिस का मतलब होता है एक ढांचा, स्ट्रक्चर, जो ऐसा ढांचा हो जिसकी 4 दीवारें हो, 4 पिलर्स हो, छत हो, उसको अपना एडिफिस बोल देंगे। कोई मकान हो, दुकान हो, है ना, कोई महल हो, किला हो, सब के सब एडिफिस हैं। द होल पॉलिटिकल एंड सोशल एडिफिस ऑफ द नेशन इज अबाउट द कोलैप्स। पूरी की पूरी राजनीतिक और सामाजिक जो एडिफिस है, जो ढांचा है पूरे देश का, वो कोलैप्स होने वाला है, जो है ढह जाने वाला है। तो ये ढांचा सिर्फ जमीनी नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता है किसी और चीज़ का ढांचा हो। जैसे मैंने यहाँ पे सामाजिक ढांचे की बात की है, पॉलिटिकल ढांचे की बात की है, तो एडिफिस वर्ड वहाँ भी यूज़ होगा। ये सेंटेंस हम अपने पड़ोसी मुल्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा शैम्बल्स का माहौल है, तो सामाजिक और पॉलिटिकल ढांचा वहाँ पे कोलैप्स होने जैसा लग रहा है देख करके। फ्रेमवर्क और मॉन्यूमेंट इसके सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड आर्टिकल में एडिफिस देखेंगे। लास्ट वर्ड आज का डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है सीरियस डायलॉग या कॉन्वर्सेशंस। हिंदी में बोलते हैं इसको मंत्रणा। मंत्रणा वर्ड से शायद समझ गए होंगे आप, है ना, जो बड़े बड़े लोग बैठ करके बातचीत करते हैं ना, सीरियस टाइप की, वो कहलाती है डेलिब्रेशन। और इसी को अंग्रेजी में कंसल्टेशन या कंटेम्पलेटिशन भी बोलते हैं। कंटेम्पलेशन है ना, कंटेम्पलेशन। या लिख देता हूँ मैं, स्पेलिंग मैंने लिखी नहीं, भूल गया इस वर्ड को लिखना, अभी बाद में जोड़ दूंगा, ठीक है। कंटेम्पलेशन। A committee will start deliberations on the issue of reservation from tomorrow. एक कमिटी जो है अपनी डेलिब्रेशंस को शुरू करेगी, अपनी मंत्रणा को, बातचीत को शुरू करेगी आरक्षण के मुद्दे पे कल से ही, फ्रॉम टुमारो। तो ये वर्ड आर्टिकल में डेलिब्रेशन देखने वाले हैं। डिटेल में हो गई वो कैब। जल्दी से एक समरी देंगे आर्टिकल की, आपको किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए समरी ये है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है और अब उसका होने जा रहा है मुहूर्त। लेकिन इस मुहूर्त में बीजेपी अकेली होगी और उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट करेंगे। ऐसा क्यों? बाकी सभी अपोजिशन पार्टी ने इस इनॉग्रेशन का, मुहूर्त का बॉयकॉट कर दिया है। क्यों कर दिया भाई? अपोजिशन का ये कहना है कि एक बड़ा मौका था, इनॉग्रेशन जो है पार्लियामेंट की बिल्डिंग का एक हिस्टोरिक ओकेजन है, और इस ओकेजन पे चीफ गेस्ट होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट को, राष्ट्र के पति को ही ऐसे बड़े मौके पे इनोग्रेट करना चाहिए ऐसी बिल्डिंग्स को। लेकिन सरकार ने राष्ट्रपति से इनोग्रेट ना करवा के राष्ट्रपति और कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, डिग्निटी को हर्ट किया है, तो कोई भी अपोजिशन पार्टी इस इनोग्रेशन को अटेंड नहीं करेगी। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा मौका था देश में डेमोक्रेसी को फिर से पटरी पर लाने का। ऑपोजिशन और सरकार के बीच में तनातनी बनी हुई है और इस इनोग्रेशन के बहाने उस तनातनी को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन सरकार नहीं ख़त्म कर पाई और इस बात का हमें खेद है। आज की टोन है खेदजनक, हर जगह आपको खेद जताएगा, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था, है ना। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपोलोजेटिक टोन, ठीक है, अपोलोजेटिक। शुरू करें। कह रहे जी द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग scheduled for May 28 could have been an occasion of national unity, but unfortunately politics is taking center stage. कह रहे जो इनॉग्रेशन है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, इनॉग्रेशन तो आप समझ ही गए हैं, मुहूर्त, लॉन्च, और कह रहे जो शेड्यूल्ड है, जिसका शेड्यूल बना हुआ है, और क्या, मई 28 का। कह रहे जी ये हो सकता था, कुड हैव बीन, और क्या हो सकता था, एक मौका, एक ओकेजन नेशनल यूनिटी का, राष्ट्रीय एकता का। कह रहे लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स जो है, जो राजनीति है, वो सेंटर स्टेज ले रही है
इस पूरे मुहूर्त के मौके पे हर तरफ राजनीति हो रही है, बिल्कुल स्टेज के सेंटर में राजनीति है, नेशनल यूनिटी का तो नाम ही नहीं है। आ रही बात समझ में? इनॉग्रेशन की वर्ब है कुड हैव बीन, पॉलिटिक्स की वर्ब है, पॉलिटिक्स की वर्ब है इज टेकिंग। व्हेन यू टेक सेंटर स्टेज, आप जो है स्टेज के बिल्कुल बीच में होते हैं, फोकस का पॉइंट होते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा आगे करवाऊंगा। आगे बढ़ेंगे एक बार। कह रहे जी ऑपोजिशन पार्टीज हैव अनाउंस्ड दे वुड बॉयकॉट द इवेंट, pointing out that the president, the head of state, and not the prime minister, who is the head of the government, should have been inaugurating the building. कह रहा है ये क्यों हुआ सारा काम? कह रहा है जी ऑपोजिशन पार्टीज ने अनाउंस कर दिया है, विपक्ष ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो बॉयकॉट करेंगे, जात बाहर करेंगे, अबेंडन करेंगे, हुक्का पानी बंद करेंगे इस इवेंट का, इस पूरे ओकेजन का। और क्यों करेंगे भाई? कैसे किया उन्होंने बात? उन्होंने ये अनाउंस किया है पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए दैट वो ये कि जो प्रेसिडेंट है ना, जो कि हेड ऑफ स्टेट है, ना कि प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, कह रहे प्रेसिडेंट को इनॉग्रेट कर रहा होना चाहिए था, शुड हैव बिन इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग। आगे बात समझ में? तो अपोजिशन ने यही बोला कि 28 तारीख को आपने तो पूरा माहौल बना दिया, पीएम आएगा और पीएम ही 28 तारीख को ये काम करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से 28 तारीख को प्रेसिडेंट को आना चाहिए था, तो हम पहले से इस इवेंट को बॉयकॉट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को अपमानित होते हुए हम नहीं देख सकते। पार्टीज की वर्ब है हैव अनाउंस्ड, दे की वर्ब है वुड बॉयकॉट, प्रेसिडेंट की वर्ब है शुड हैव बीन इनॉग्रेटिंग, कुड हैव V3, यहाँ पे लग गया परफेक्ट टेंस, है ना? यहाँ पे शुड हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ लग गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। मामला वही है अभी भी, शुड का मतलब चाहिए ही है ना? और हैव बीन इनॉग्रेटिंग मतलब इनॉग्रेट कर रहा होना, तो प्रेसिडेंट को इनॉग्रेट कर रहा होना चाहिए था इस इवेंट को, है ना? तो समझ पा रहे हो ना, मैं टेंस को और मॉडल को जोड़ के बता रहा हूँ, बड़ा आसानी से इन स्ट्रक्चर को याद किया जा सकता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। बॉयकॉट करना आप देख चुके हैं, ऑस्ट्रेसाइज करना, एक्सकम्युनिकेट करना, बैनिश करना, किसी चीज़ को अबैंडन करना, समझ गए ना, बाहर करना। कह रहे जी देयर इज मेरिट इन द अपोजिशन आर्ग्यूमेंट दो अ बॉयकॉट इज टू एक्सट्रीम अ रिस्पॉन्स। कह रहे जी थोड़ी तो मेरिट है, थोड़ी तो एडवांटेज है, वैल्यू है, वर्दीनेस है ऑपोजिशन के आर्ग्यूमेंट को, ऑपोजिशन की दलील में। कह रहे हालांकि जो एक बॉयकॉट है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज़्यादा एक कड़ा रवैया है। आगे बात समझ में? बहुत कड़ी प्रतिक्रिया है। तो अपोजिशन की बात तो सही है, लेकिन वो बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं इस मामले में, इतना करने की जरूरत नहीं थी। मेरिट की वर्ब है इज, बॉयकॉट की वर्ब है इज। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, टू एक्सट्रीम अ रिस्पॉन्स, इसका आसान फॉर्म होता है अ वेरी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स। तो मुझे अ वेरी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स लिखना ना, तो मैं टू के सहारे इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टू एक्सट्रीम अ रिस्पॉन्स। जैसे मैं बोलना चाहूँ अ वेरी फास्ट कार, बहुत तेज चलने वाली कार, अ वेरी फास्ट कार, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? टू फास्ट अ कार। जैसे मैं बोलना चाहूँ अ वेरी स्मार्ट गर्ल, अ वेरी स्मार्ट गर्ल, तो मैं कैसे बोलूँगा? टू स्मार्ट अ गर्ल। तो ये टू वाला स्ट्रक्चर, टू प्लस में एडजेक्टिव स्ट्रक्चर बना के रखें दिमाग में, क्लोज टेस्ट में बड़ा काम आता है, ये वेरी को रिप्लेस कर सकता है। बड़े आगे चलो। कह रहे द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कन्वर्टिंग दिस टू इनटू एन एपिसोड ऑफ एक्रीमनी। कह रहे जो सरकार है और जो विपक्ष है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने पूरा योगदान दिया है, और किस काम में भाई? कन्वर्ट करने में इस पूरे मामले को भी, और किसके अंदर? एक एपिसोड ऑफ एक्रीमनी के, एक कड़वाहट के घटना के, एपिसोड यानी घटना, एक्रीमनी यानी जो है कड़वाहट। कह रहे विच हैज़ ऑलरेडी मेड मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट वेरी डिफिकल्ट। कह रहा ये वही एग्रीमनी है जिसने पहले से ही सार्थक कामकाज को, मीनिंगफुल फंक्शनिंग को हमारी संसद के बड़ा मुश्किल बना दिया है, वेरी डिफ़िकल्ट बना दिया है। तो पहले से ही संसद में कामकाज नहीं हो रहा, दोनों लड़ते हैं आपस में, और इस घटना के बाद में कड़वाहट और बढ़ चुकी है। दोनों की वर्ब है अपोजिशन और सरकार की, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। कॉन्ट्रीब्यूट वर्ड हमेशा अपने बाद में टू लेता है जहाँ भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, है ना, जहाँ भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। टू इस केस में प्रेपोजिशन होता है, इसलिए अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। मैंने वो सारे फ्रेजेज आपको करवाए हुए हैं जहाँ पे टू एक प्रेपोजिशन का काम करता है, ना कि इन्फिनेटिव का। अगर वो फ्रेज आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंट्रीब्यूट टू भी शायद कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देखो मिल गया ना,
कंट्रीब्यूट टू। तो टू के बाद में प्रेपोजिशन या नाउन लगेगा। ये सारे फ्रेजेस की यही खासियत है, प्रायर टू, हॉस्टाइल टू, बैरियर टू, अपोज्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, है ना, एडिक्टेड टू, की टू, कमिटेड टू। चलो, जितना इनको देखोगे, जितना इनको बार बार गो थ्रू होगे इन फ्रेजेस से, उतना ही ये दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो ऐसे याद करके रटना बड़ा मुश्किल है ना, बार बार इनको देखो। बढ़े आगे, चलिए आगे कह रहा है जी, इन जॉइंट स्टेटमेंट द अपोजिशन हैज सेड दैट द अनडिग्निफाइड एक्ट इंसल्ट्स द हाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वायलेट्स द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है वो एक जॉइंट स्टेटमेंट में जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो ऐसा कह चुका है कि ये जो अनडिग्निफाइड एक्ट है ना, ये जो बेशर्मी भरी हरकत है, जिसमें डिग्निटी की कमी है, जो डिस्ग्रेसफुल है ना, शर्मनाक है। कह रहे ये शर्मनाक एक्ट जो है इंसल्ट करता है हाई ऑफिस को, एस्टीम्ड ऑफिस को, प्रेसिडेंट साहब के, और ये वायलेट करता है, उल्लंघन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर एंड स्पिरिट को। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब होता है शब्द और भावना। ये समझा देंगे आपको क्या होता है, एक बार पूरा मीनिंग निकाल लो। और क्या बोला ओपोजिशन ने? ओपोजिशन ने ये बोला, एंड हैज स्पेसिफिकली मैंशनड दैट इंडिया हैज़ इट्स फर्स्ट वुमन आदिवासी प्रेसिडेंट नाउ। और इन्होंने, अपोजिशन वालों ने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया कि ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जिनके हाई ऑफिस का अपमान हुआ है, ये प्रेसिडेंट जो है इंडिया के फर्स्ट वुमन ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, मुर्मू मैडम, है ना। चलिए, अपोजिशन की वर्ब है हैज सेट, एक्ट की वर्ब है इंसल्ट्स, और दूसरी वर्ब है वायलेट्स। एक्ट इंसल्ट भी करता है, एक्ट वायलेट भी करता है। अनडिग्निफाइड मतलब गरिमा जिसमें ना हो, डिग्निटी की जिसमें कमी हो। अपोजिशन की दूसरी वर्ब है हैज मेंशनड, अपोजिशन ने ऐसा मेंशन भी किया है। इंडिया की वर्ब ऑफ कोर्स है हैज। लेटर एंड स्पिरिट आपको समझा देते हैं। देखिए, कानून की कोई भी किताब हो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डॉक्यूमेंट हो, तो उसमें लेटर यानी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं और उन वर्ड्स के पीछे की जो भावना है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लेटर एंड स्पिरिट। भाई, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका लिटरल मीनिंग भी होगा कुछ, और कुछ उनके पीछे इंटेंशन भी होगी, वो लिखे क्यों गए हैं, क्या गुड फेथ में लिखे गए हैं। तो लेटर एंड स्पिरिट को साथ में लेके चलना चाहिए, शब्दों का लकीर का फकीर ना बन के पीछे की भावना को भी साथ लेना चाहिए। तो ये लेटर एंड स्पिरिट को ही वॉयलेट करता है, ये वाला जो नया वाला इनका जो एक्ट है सरकार का, है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब भारतीय जनता पार्टी और द बीजेपी हैज़ काउंटर्ड द चार्ज बाय रिकॉलिंग दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड इनॉग्रेटेड द पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग ऑन अक्टूबर 24, 1975। कह रहे अब सरकार का क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है, कह रहे उसने काउंटर किया है, उसने जवाब दिया है इस पूरे चार्ज का, पूरे आरोप का। चार्ज का मतलब समझते हैं ना, एलिगेशन या आरोप। और कैसे? रिकॉल करके, याद करवा के या याद करके इस बात को कि दैट हमारे जो एक्स पीएम हैं मिस इंदिरा गांधी, उन्होंने भी मुहूर्त किया था, इनॉग्रेट किया था पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग का, पार्लियामेंट की सेकेंडरी बिल्डिंग का, अक्टूबर 24, 1975 में। एनेक्सी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? मेन बिल्डिंग के बाजू में एक और बिल्डिंग बना देना, क्योंकि मेन बिल्डिंग में अब आपका काम नहीं हो रहा है, छोटी पड़ रही है ना। समझ पा रहे हो ना आप? जैसे घर के पार एक चबूतरा बना देते हैं, बड़ी बिल्डिंग के साथ में एक छोटी बिल्डिंग और बना देते हैं, तो वैसे ही फॉर्मर पीएम जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी पार्लियामेंट की छोटी वाली बिल्डिंग जो है, एक्स्ट्रा वाली बिल्डिंग को एक बार इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ऐसा बीजेपी ने याद करवाया कांग्रेस को। और क्या हुआ था? कह रहे जी, एंड राजीव गांधी हैड ले द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑन अगस्त 15, 1987। कह रहे और जो राजीव गांधी थे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने भी बिछाया था फाउंडेशन को। ले द फाउंडेशन का मतलब है नींव रखना। उन्होंने भी ले किया था नींव को, फाउंडेशन को, पार्लियामेंट के पुस्तकालय की, लाइब्रेरी की 1987 में। आगे बात समझ में? तो ये बीजेपी का काउंटर है कि पहले जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी किए हैं सारे काम, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कर रहा है, तो इसमें आपको क्यों परेशानी है? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, इसकी वर्ब है हैज़ काउंटेड। काउंटर करना, किसी का जवाब देना है ना, किसी को रिस्पॉन्स देना जवाब के अंदर। इंदिरा गांधी की वर्ब है हैड इनॉग्रेटेड, राजीव गांधी की वर्ब है हैड ले। रिकॉल करना यानी किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को दोहराना याद करके। जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा कि यार उस दिन क्या हुआ था, तो आप याद करोगे ना पहले, फिर याद करके मुझे थोड़ा थोड़ा बताओगे, तो आप रिकॉल कर रहे होते हो। उस प्रिसाइज एक्शन को ही रिकॉल करना बोलते हैं, जब आप कुछ याद करके किसी को कुछ बताते हो। अब देखो, इस सेंटेंस में एक एरर है। आप में से जो पकड़ पाए उसको बहुत बधाई,
मेरे को भी बड़ी खुशी होगी अगर 10-5 लोग भी पकड़ पाते हैं तो। कोशिश करो, अगर एरर दिख रही है तो मैं ये पूरा पैराग्राफ करवाऊंगा और फिर ये 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मैं 5 या 10 लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो 10,000 लोग वीडियो को देखेंगे, एटलीस्ट 5 या 10 लोग इस एरर को पकड़ पाएंगे। आगे बढ़े। कह द इनॉग्रेशन ऑफ द एनेक्सी और अ लाइब्रेरी इज नॉट हाउएवर कंपेरेबल टू इनॉग्रेशन ऑफ द मैजेस्टिक एडिफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब ये आर्टिकल के राइटर की यानी एडिटर की खुद की पॉइंट ऑफ व्यू है। कह रहा है जी मुहूर्त जो है एक सेकेंडरी या छोटी बिल्डिंग का या फिर एक लाइब्रेरी का, वो हालांकि नहीं है कंपेरेबल टू या कंपेयर किया जा सकने वाला उस इनॉग्रेशन से, उस मुहूर्त से जो है एक शानदार से ढांचे का, मैजेस्टिक एडिफिस का। और ये मैजेस्टिक एडिफिस ढांचा किसका है? हमारी चुनी हुई सरकार का, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का। तो मैजेस्टिक एडिफिस जो इसने बताया है ये पार्लियामेंट की बात कर रहा है। तो कह रहा है जी पार्लियामेंट की मेन बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन है ना, उससे लाइब्रेरियों और चबूतरों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एनेक्सी बिल्डिंग एक कहने भर का चबूतरा होता है, होती है अपने आप में बिल्डिंग है, लेकिन बहुत छोटी होती है मेन बिल्डिंग से। इनॉग्रेशन जो है इसकी वर्ब है इस, एडिफिस मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर ढांचे बिल्डिंग को बोलते हैं, फ्रेमवर्क को। अब आ जाओ अपने ऊपर वाले एरर पे और एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे। देखो एक तो ग्रामर कॉन्सेप्ट है ये एरर वाला, जहाँ पे आपने लाई और ले वर्ब को कंफ्यूज कर दिया आपस में। और देखो जितना इसको डरोगे ना इस कॉन्सेप्ट से, उतना ही समझ में नहीं आएगा। देखो लाई अंग्रेजी में एक वर्ब है और ले अंग्रेजी में एक वर्ब है। लाई का मतलब होता है लेट जाना, खुद सोफे पे लेट गए, खुद कहीं पे ज़मीन पे लेट गए। और ले का मतलब होता है लेटा देना किसी चीज़ को, किताब को सोफे पे रख दिया, बच्चे को जो है टेबल पे रख दिया। समझ पा रहे हो ना? लाई का मतलब है खुद पे एक्शन, ले का मतलब है सामने वाले पे एक्शन। और लाई वर्ब जो है अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ये एक हैपन वर्ब है। क्योंकि आप खुद ही लेट रहे हैं तो आप ही सब्जेक्ट है और आप ही ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट पे कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई लाई ऑन द फ्लोर, मैं सोफे पे सोता हूँ। आई लाई ऑन द फ्लोर, है ना? या आई वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, मैं सोफे पे या जो है ज़मीन पे सोया हुआ था। तो यहाँ पे लाइंग के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। और ले वर्ब हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि जिसको लिटाया गया है उसको लिखना पड़ेगा इस वर्ब के बाद। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ है। लाई की फर्स्ट फॉर्म है लाई या लाइस, है ना, प्रेजेंट टेंस के अंदर। सेकंड फॉर्म है ले, थर्ड फॉर्म है लेन। लेकिन ले जो वर्ब है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म ले, सेकंड लेट और थर्ड लेट। तो ये देख पा रहे हो क्या आप? इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म एक ही है। अब सेंटेंस में आपको मीनिंग देखना होगा, सही वर्ब कौन सी लगेगी और फिर उसकी सही फॉर्म को चूज़ करना होगा। सारा कन्फ्यूजन इसी बात का है। और इसके लिए सिंपल सा मैंने आपको तरीका बता दिया, मीनिंग निकाल लो। लेटने की बात हो तो ऊपर वाली वर्ब की सही फॉर्म लगा दो, लेटाने की बात हो तो नीचे वाले की। चलिए अब लगा के देखते हैं इस फॉर्मूला को। आई वॉज टायर्ड एंड थॉट ऑफ लाइंग या लेइंग ऑन द सोफ़ा। मैं थका हुआ था और मैंने सोचा सोफ़ा पे लेट जाने की। पहले तो तीनों वर्ब बोल के देखो मन में। लाई ले लेन, लाई ले लेन, लाई ले लेन। और इन तीनों को बोलो, ले लेट लेट, ले लेट लेट, ले लेट लेट। अब बताओ सोने के लिए सोफा पे मैं कौन सी वर्ब लगाऊं? आई थॉट ऑफ लाइंग या आई थॉट ऑफ लेइंग? अरे भाई मैं खुद ही सोफा पे लेटने वाला हूँ, लेट जाने के लिए मैं लाइंग लिखूंगा ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के। तो आई थॉट ऑफ लाइंग, लाइंग ऑन द सोफा। आसान है ना कॉन्सेप्ट? ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाना है इसमें, सिर्फ कोई रूल नहीं है, कोई रट्टा नहीं है। ये याद करवाने वाली चीज़ मैंने आपको याद करवा दी, लाई ले लेन, ले लेट लेट। बाकी अब आपका लॉजिक है। अगला सेंटेंस देखो, द प्रोफेसर गॉट एंग्री एंड लाई या ले द बुक ऑन द टेबल। प्रोफेसर जो था वो एंग्री हो गया और उसने लिटा दिया या रख दिया किताब को टेबल पे। अब देखो प्रोफेसर खुद टेबल पे लेटा या किताब को लिटाया? किताब को लिटाया, ऑब्जेक्ट दिया भी हुआ है। तो भैया किताब को लिटाया है तो लिटा देने की बात होगी, बात हो रही है पास्ट टेंस में, तो ले की सेकंड वर्ब लगेगी। यहाँ पे ले नहीं, यहाँ पे आपको ना लाई ना ले, आपको लिखना लेट। ठीक है, लेट। अगर मैं ले लिख दूँ तो इसका मतलब ये है प्रोफेसर एंग्री हो गया और किताब लेके टेबल पे लेट गया, है ना? अगर ऐसा हुआ हो तो फिर ऐसा लिख देना। समझ गए ना? चलो अब ये लास्ट सेंटेंस जो है ना, इसी फॉर्मूला के साथ में सब लोग सही करके दिखाएंगे। As the sun sets, the children lay or laid their backpacks on the ground and decided to lie or lay on the grass and watch the stars. जैसे ही सूर्य अस्त हुआ,
बच्चे जो है उन्होंने अपने बैकपैक को ग्राउंड पे लिटा दिया, अपने बस्ते जो है ग्राउंड पे छोड़ दिए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी लेट जाएंगे घास में और तारों को देखेंगे। सही करके ब्लैंक 1 ब्लैंक 2 दोनों के आंसर लिख दो, कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए आगे बढ़े। ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था, अभी फिर करवा देता हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट है ऐसे नाउन्स का जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते हैं एक्चुअली सिंगुलर। और ये नाउन्स कौन कौन से हैं? एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़, ये चारों बीमारियाँ। लास्ट में एस आ रहा है लेकिन ये नाउन्स हैं सिंगुलर। वैसे ही सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट में एस आ रहा है ना, लेकिन ये सोशल स्टडीज़ प्लूरल नाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन है। ऐसे ही दो गेम्स भी हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, सिंगुलर गेम्स हैं, इनको प्लूरल वर्ब नहीं देनी है। और वैसे ही दो वर्ड्स हैं शैम्बल्स और मीन्स, इनके आगे अ लगेगा और एस भी लगेगा। ऐसा नहीं है अ मीन लिख कर के आ जाएं, अ शैम्बल लिख के आ जाएं। शैम्बल वर्ड का मतलब होता है शैम्बल्स का अफरा तफरी, अराजकता, एनार्की, पेंडेमोनियम। और अ शैम्बल्स लगा हुआ ही देखेंगे आप, अ शैम्बल लिखा हुआ आप कभी भी नहीं देखेंगे। तो टेक्निकली ये वर्ड जो है एस लगने के बावजूद दोनों अपने आगे अ को ले लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको। इसके साथ साथ स्पीसीज, वेयरअबाउट्स और सीरीज़, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस तो आ रहा है लेकिन ये वर्ड सिंगुलर भी बन जाते हैं और प्लूरल भी बन जाते हैं बिना अपनी फॉर्म को चेंज किए। स्पीसीज़ का मतलब प्रजाति, एक प्रजाति है तब भी स्पीसीज़, और 1000 प्रजाति हैं तब भी स्पीसीज़। सीरीज़ का मतलब है श्रृंखला, एक श्रृंखला है तब भी सीरीज़, एक से ज़्यादा श्रृंखला है तब भी सीरीज़। वर्ब देखोगे आपको पता लग जाएगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने लिखे हैं। द ह्यूमन स्पीसीज हैज़ या हैव द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निजेंस एंड एप्टीट्यूड। ह्यूमन प्रजाति में, आदमी की स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा लेवल है सजगता का, कॉग्निजेंस का, अवेयरनेस का और इंटेलिजेंस का, एप्टीट्यूड का। यहाँ पे स्पीसीज़ के लिए आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है क्योंकि आदमी की प्रजाति की बात हो रही है। इस वर्ड के पीछे भले ही एस लगा हो लेकिन ये वर्ड ले रहा है अपनी वर्ब सिंगुलर में। और अगर आप ऐसा लिखेंगे मैनी एनिमल स्पीसीज हैज़ या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, कई सारी जानवरों की प्रजातियों में ये क्षमता है सोचने और तर्क को लगाने की। यहाँ पे स्पीसीज में पीछे एस लगा हुआ है और आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब देंगे क्योंकि जानवरों की कई प्रजातियों की बात हो रही है। समझ पा रहे हो ना, आइडेंटिफाई कर रहे हो ना जो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये सिंगुलर, यहाँ पे ये प्लूरल, ये बड़ा शानदार वर्ड है, दोनों तरीके से यूज़ होता है। वैसे ही एज अ मीन्स लिखना होगा जहाँ भी लिखोगे, आपको इन अ शैम्बल्स लिखना होगा जहाँ भी लिखोगे। और डायबिटीज़ एक बीमारी है, एस लगने के बावजूद सिंगुलर बीमारी है, वर्ब इसकी सिंगुलर आएगी हैज़ ना कि हैव। तो ये कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में करवाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा। आज के क्विज़ में आपसे इस पे सवाल पूछे गए हैं। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे जी टर्निंग अ माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ द नेशन इनटू अ पार्टिसन इवेंट इज सर्टेनली बैड ऑप्टिक्स। कह रहे बदल देना एक माइलस्टोन को, एक मील के पत्थर को, एक बड़ी कामयाबी को, और किस में? और ये माइलस्टोन है देश की जर्नी में, भारत देश की जो है सफ़र में। और ये किस में टर्न कर दिया गया? ये बड़ा माइलस्टोन टर्न कर दिया गया एक पार्टीशन इवेंट में, एक ऐसा इवेंट जो एक तरफा है, एक ही सरकार के, एक ही पार्टी का आदमी आकर के इसको इनॉग्रेट करेगा, वन साइडेड इवेंट है। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, इसको एक तरफा इवेंट आपने बना दिया है, ज़रूर ही ये बैड ऑप्टिक्स है, देखने में बुरी चीज़ है। बैड ऑप्टिक्स मतलब बुरा नज़ारा, ऑप्टिक्स मतलब नज़ारा, बैड मतलब बुरा, तो ये अपने आप में एक बैड इंप्रेशन तो ज़रूरी है। कह रहा है जी बट व्हाट इज़ मोर वरीसम इज़ द सब्सटेंशियल डैमेज दैट इज़ हैपनिंग टू डेमोक्रेसी। कह रहा है लेकिन जो चीज़ ज़्यादा वरीसम है, जो चीज़ ज़्यादा परेशानी का सबब है, आपकी चिंता का कारण है, वो इज़ है जो बड़ी डैमेज आ रही है, सब्सटेंशियल नुकसान हो रहा है, और वही डैमेज जो हैपन हो रही है हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे जो है लोकशाही को, लोकतंत्र को। आई बात समझ में? तो ये नज़ारा और बुरा इंप्रेशन तो छोड़ो, लेकिन हमारे लोकतंत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि दोनों पार्टियां आपस में ठीक से बात नहीं करती हैं। टर्निंग की वर्ब है इस, वट की वर्ब है, वट की वर्ब है इस, और ये जो वट से बनने वाला क्लोज है, इसकी वर्ब भी इज है। आपको समझाया हुआ है वट से, हु से, वाई से, वेयर से, हाउ से, जब भी कोई क्लोज बने, वट इज़ मोर इंप्रेसिव, इसकी वर्ब बना देंगे हम सिंगुलर में इज। इनकी क्लोजेस की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, कभी भी प्लूरल नहीं लगाई जाती। डैमेज से पहले सब्सटेंशियल एक एडजेक्टिव है। सब्सटेंशियल आपको बताया था, आकार में बहुत बड़ा हो या इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा हो।
दैट की वर्ब है इज, दैट आया है डैमेज के लिए, डैमेज के लिए, डैमेज सिंगुलर तो दैट की वर्ब भी सिंगुलर है ना, इज हैपनिंग लिखिए, आर नहीं लगा है। कह रहा द आयरनी कैन नॉट बी स्टॉकर, कह रहा है जो आयरनी है, जो उपहास है, जो पैराडॉक्स है, और ज़्यादा स्टार्क नहीं हो सकता था, और ज़्यादा क्लियर या प्लेन नहीं हो सकता था। स्टार्क वर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है, देखो स्टार्क की ना कंपैरेटिव डिग्री है स्टार्कर, ठीक है, स्टार्क जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और स्टार्क का मतलब क्या होता है, प्लेन एंड ग्लूमी, ऐसी चीज़ जो साफ तौर पे, जाहिर तौर पे उदासी भरी हो। आ रही बात समझ में, देखने में अनप्लेजेंट हो और एकदम क्लियरली अनप्लेजेंट हो, जिसमें कुछ किंतु परंतु ना हो, उसको बोलते हैं स्टार्क। तो कह रहे जो आयरनी है, जो उपहास है हमारे गणतंत्र का, लोकशाही का, वो उससे ज़्यादा प्लेन नहीं हो सकता, साफ नहीं हो सकता। कैसे? कह रहे दो अ न्यू ग्लिटरिंग फिजिकल स्पेस फॉर डेलिब्रेशन इज ओपनिंग, इंटरेक्शंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ओपोजिशन आर इधर एब्सेंट और हॉस्टाइल। कह रहे उपहास की बात यह है, व्यंग की बात यह है, आयरनी ये है, हालांकि एक नई चमकती हुई फिजिकल स्पेस आ रहा है, चमकती हुई एक बिल्डिंग आ रही है, और किसके लिए भाई, डेलिब्रेशंस के लिए, बातचीत के लिए, लोकतंत्र में। कह रहा है ये स्पेस इज ओपनिंग, ओपन हो रहा है, खुल रहा है। कह रहा है वहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि बावजूद इसके जो बातचीत है, जो इंटरेक्शन है हमारी सरकार और विपक्ष के बीच में, या तो वो है एब्सेंट, नदारद, और या फिर है वो कड़वाहट भरा, हॉस्टाइल। तो नई बिल्डिंग बना रहे हो पार्लियामेंट चलाने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट तो चल ही नहीं रही है, इससे बड़ा उपहास क्या हो सकता है। स्पेस की वर्ब है इज ओपनिंग, इज ओपनिंग, डेलिब्रेशन, कंटेम्पलेशन, कंसल्टेशन, कॉन्फ्रेंस, डायलॉग, सीरियस तरीके से की जा सकने वाली डिस्कशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेलिब्रेशन, है ना, डेलिब्रेशन। इंट्रैक्शंस की वर्ब है आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, हॉस्टाइल देख लिया ना आपने वर्ड, रैनकरस हो, बेलिजरेंट हो, कड़वाहट भरा हो, समझ गए ना, जिसमें दुश्मनी हो वो कहलाता है हॉस्टाइल। कह रहा है जी डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट बिल्डिंग्स एंड स्टैच्यूज बट अबाउट डेलिब्रेशंस एंड द सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड। बड़ी ही पावरफुल लाइन है ये। कह रहा है जी लोकशाही जो है ना, वो मकान दुकान नहीं है, बिल्डिंग स्टैचू नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुतले नहीं हैं, बल्कि वो है, या बारे में है, बातचीत के या उस तलाश के जो कॉमन ग्राउंड की है, आपसी सहमति की है। कॉमन ग्राउंड को डेमोक्रेसी बोलते हैं, ना कि भवन को और किलों को बोलते हैं। डेमोक्रेसी की वर्ब है इस। आगे बढ़ते हैं। करेजी द असेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एट द कॉस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन मैनी डेमोक्रेसीज। कह रहे जो असेंट है, जो उछाल है, जो चढ़ाव है, जो राइज है, किसी चीज़ का चढ़ाव होता है ना, कोई चीज़ ऊपर आती है, राइज करती है। कह रहा है जो उछाल या राइज है ना, एग्जीक्यूटिव पावर का, यानी कि चुनी हुई सरकार की ताकत का, और किस कीमत पे, एट द कॉस्ट ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ यानी कि कीमत पे, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के, संसद की जो है अथॉरिटी के। कह रहा है जी संसद की अथॉरिटी को ताक पे रख के सरकार की पावर में जो उछाल है, जो राइज है, वो एक ग्रोइंग कंसर्न है, बढ़ती हुई चिंता है दुनिया की कई डेमोक्रेसीज में, सारी दुनिया में। कह रहा हुआ क्या, कह रहा एंड इंडिया इज सैडली विटनेसिंग द सेम, और भारत भी दुर्भाग्यवश इसी चीज़ को विटनेस कर रहा है, इसी चीज़ को देख रहा है। दुनिया भर में यही हो रहा है कि पार्लियामेंट्री जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, वो काम नहीं कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारी देश को अपने हिसाब से चला रही है, तानाशाही से। और यही विटनेस जो है ना आप इंडिया में भी कर रहे हो, यहाँ भी सरकार का कुछ इसी तरह का ओरिएंटेशन है। समझ रहे हो ना, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी में सारी पार्टियां बैठती हैं, आपस में डेलिब्रेट करती हैं, कुछ नया कानून बनाती हैं, लेकिन हमारी सरकारें आजकल अपने हिसाब से ही सारा काम कर लेती हैं। असेंट की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है इज विटनेसिंग। कह रहा है द न्यू बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल विस्टा विच इज़ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहे जो नई बिल्डिंग है, जिसका मुहूर्त होना है, वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और किसका, सेंट्रल विस्टा के रिकंस्ट्रक्शन का। सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरा जो है ना सिस्टम बनाया जाएगा, सारी बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी जहाँ पे सरकार बैठती है, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, पीएम बैठता है ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है नई वाली बिल्डिंग। और ये सेंट्रल विस्टा जो है ना, ये सीट है, ये लोकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बसी हुई है, यहीं से काम करती है। बिल्डिंग की वर्ब है इज, विच की वर्ब है इज, विच आया ऑफ कोर्स सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए। कह रहा द बीजेपी गवर्नमेंट डिड लिटिल टू टेक द अपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस। कह रहे बीजेपी की सरकार ने ना के बराबर ही कुछ किया
डिड लिटिल किया, लिटिल मतलब ना के बराबर, डिड का मतलब है किया। तो इन्होंने ना के बराबर ही हाथ पांव मारे ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने के, ऑपोजिशन को साथ में लेकर के चलने पे, सेंट्रल विस्टा पे। ऑपोजिशन तो चाहता ही नहीं है सेंट्रल विस्टा बने, है ना, इतना सारा खर्चा जो है सरकार अपनी बिल्डिंग पे और इस तरह की इमारतों पे करे। बीजेपी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की वर्ब है डिड लिटिल। कह रहा है नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन शुड हैव हैड एक्टिव रोल्स एट द ओपनिंग सेरेमनी। कह रहा है जी प्रेसिडेंट की तो बात ही नहीं है, नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब को तो होना ही होना चाहिए था। कह रहा है जी नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, बल्कि साथ साथ लीडर्स जो हैं अपोजिशन के, विपक्ष के जो नेता हैं, उनके भी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए थी, एक्टिव रोल्स होने चाहिए थे ओपनिंग सेरेमनी में, नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के मुहूर्त में। सबको बुलाया जाना चाहिए था, प्रेसिडेंट को बुलाने के साथ साथ अपोजिशन को भी बुलाया जाना चाहिए था। प्रेसिडेंट और लीडर्स दोनों की वर्ब है शुड हैव हैड, अगेन शुड हैव प्लस में V3। नॉट ओनली और बट ऑल्सो से प्रेसिडेंट और लीडर्स को कनेक्ट किया गया है। और क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी पार्लियामेंट इज मेंट टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू पीपल, सेमीकोलम, इट इज़ नॉट अ वेन्यू फॉर एग्जीक्यूटिव प्रीडोमिनेंस। कह रहा है पार्लियामेंट जो है ना वो मेंट है। देखिए मेंट का मतलब होता है कौन सी चीज़ से क्या मीनिंग निकलेगा, या किस चीज़ का क्या टारगेट है या ऑब्जेक्टिव है। जैसे आपकी पढ़ाई जो है ना, योर स्टडीज़ आर मेंट टू गेट यू अ गुड जॉब, आपकी स्टडीज़ का एक ही मीनिंग या उद्देश्य है आपको अच्छी जॉब दिलाना, अच्छा कुछ भी करियर अच्छा बनवाना, है ना। तो वैसे ही पार्लियामेंट जो मेंट है, पार्लियामेंट का जो मीनिंग है या उद्देश्य है वो है होल्ड करना या बनाना एग्जीक्यूटिव को, यानी चुनी हुई सरकार को, अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेवार, और किसके सामने, लोगों के सामने जिन्होंने वोट डाले हैं, टू द पीपल। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा, क्या करे, कह रहा है इट इज़ नॉट ए वेन्यू फॉर एग्जीक्यूटिव प्रीडोमिनेंस, ये कोई ऐसी जगह नहीं है, वेन्यू नहीं है जहाँ पे सरकार अपनी प्रीडोमिनेंस दिखाए, अपनी राजशाही दिखाए, अपनी सुप्रीमेसी दिखाए। पार्लियामेंट का काम है लोगों की सेवा के लिए चलने वाला जगह है, ना कि कहीं जाकर के आप अपनी ठाट बाट दिखाएं, है ना। प्रीडोमिनेंस मतलब समझ गए ना, बहुत ही ज़्यादा आपकी पावर या सुप्रीमेसी, कि मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं फलां डिपार्टमेंट में फलां जो है मिनिस्टर हूँ। पार्लियामेंट की वर्ब है इस, इट की वर्ब है इस। वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, स्पॉट, जगह, साइट, लोकेशन, है ना। ये फ्रेज फिक्स्ड है, होल्ड समवन अकाउंटेबल टू समथिंग, किसी आदमी को किसी दूसरी चीज़ के सामने जिम्मेदार बनाना, होल्ड समवन अकाउंटेबल टू समथिंग। कह रहे द अनफॉर्चुनेट ट्रेंड इन रीसेंट ईयर्स इज अ कंटिन्यूइंग इरोशन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। कह रहे एक बहुत ही दुर्भाग्यवश जो ट्रेंड है, जो एक रुझान है पिछले कुछ सालों का, वो ये है कि लगातार से इरोजन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कटाव हो रहा है इस मेन फंक्शन का, पार्लियामेंट के इस सबसे मुख्य काम का, हमारी संसद के, जो क्या है लोगों की सेवा करना और लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी दिखाना। तो पिछले कई सालों से पार्लियामेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है लोगों के लिए नहीं दिखा पा रही। ट्रेंड की वर्ब है इस, इरोजन का मतलब होता है कटाव, डिस्ट्रक्शन, डिक्लाइन। लोहे में जंग लगती है ना तो उसको इरोड कर देती है, लोहे को काट के डिस्ट्रॉय कर देती है। तो पार्लियामेंट के कोर फंक्शन में भी जंग लगती जा रही है। कह रहे द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू बिल्डिंग कुड हैव बिन एन अपॉर्चुनिटी फॉर कोर्स करेक्शन। कह रहे अब जो इनॉग्रेशन था, ये मुहूर्त था नई बिल्डिंग का, ये कुड हैव बिन, ये हो सकता था, कुड हैव बिन, ये हो सकता था एक मौका कोर्स करेक्शन का, रास्ते में सुधार का। कोर्स का मतलब है पाथ, करेक्शन मतलब सुधार। तो जो हो रहा था उसको रोक सकते थे इनॉग्रेशन के बहाने, लोकशाही को देश में फिर से मजबूत बना करके सब पार्टीज को साथ लेके आते। इनॉग्रेशन की वर्ब है कुड हैव बीन। लंबा आर्टिकल था इसका, लेकिन फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स था। होपफुली जो चीज़ें आप सीख रहे हो, इनके नोट्स बना रहे हो, क्योंकि ये कल भूल जाओगे आप। मेरे को तो आती हैं, मैंने तो नोट्स बना लिए अपने 10 साल पहले, सीख भी लिया। तो अपने नोट्स बनाना साफ साफ 2-3-4 महीने से नोट्स को रिवाइज करना ही है, क्लास में रेगुलर रहना है, तभी सीख पाओगे। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस पूरे पैसेज को समराइज करती है। अगर एक स्टेटमेंट में मुझे समरी देनी हो तो ये कौन सी होगी इन चारों में से? क्या ये होगी कि पार्लियामेंट का जो बॉयकॉट है इनॉग्रेशन का, वो एक मजबूत पॉलिटिकल डायलॉग को दिखाता है, या फिर ये कि सरकार और अपोजिशन को एक साथ काम करना चाहिए ताकि इनॉग्रेशन हो सके, या फिर ये कि जो इनॉग्रेशन है पार्लियामेंट का, जो मुहूर्त है, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, भारत के लिए उपलब्धि है, और या फिर ये सरकार के जो एक्शन है इन्होंने कमज़ोर बनाया है प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को। तो चारों में से कौन सा
सेंटेंस आपको लगता है कि सही तरीके से थीम दे पाएगा, सेंट्रल आइडिया या समरी दे पाएगा आर्टिकल की। अपना दिमाग चलाना है, फिर मैं कमेंट सेक्शन में मेरा चला के आंसर डालूंगा, मेरे वाले से अपना मैच कर लेना। सीधे आंसर बता देने से आप नहीं चलाओगे दिमाग, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को अच्छे से, बस 15 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए एज ए चैलेंज आपको देता हूँ, कोशिश करो और फिर आंसर से मैच करो। सेकंड देख लो, कह रहा है जी पैसेज ऐसा क्यों कहता है कि इनॉग्रेशन एक अनेक्सी या लाइब्रेरी का वो कंपैरेबल नहीं है नई पार्लियामेंट्री की बिल्डिंग के मुहूर्त से, क्यों ऐसा पैसेज बोलता है? तो 4 रीज़न आपको दिए गए हैं, सही रीज़न बताओ पैसेज के हिसाब से दोनों चीज़ों को कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। डाल दोगे मेरे ख्याल इसका आंसर भी ईजी है। थर्ड पे पढ़े, थर्ड में पूछ रहा है जी किसी को जात बाहर कर देने को किस वर्ड से बताया जाए, 1 वर्ड आपको बताना है, एक्स कम्युनिकेट करने के लिए या किसी का हुक्का पानी बंद करने के लिए। तो कई वर्ड्स बताएं आपको, कोई भी 2 लिख दो, आंसर सही हो जाएगा। चौथे में रैंकर वर्ड का सिनोनिम पूछा है। अब ऐसा ना हो सिनोनिम इसका निकले एक्रीमनी और बाकी 3 के मीनिंग आपको ना बताऊं, आपको डेलिब्रेशन भी बताओ, एक्रीमनी भी बताओ, एडिफिस भी बताओ, और यहाँ लिख दो सबस्टैंटिव, ठीक है। तो चारों में से सही वर्ड को आपको बताना है। चलो 5वें 6वें में 2 एरर्स हैं और बहुत ही छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा है, बस मन नहीं कर रहा बताने का कहाँ एरर्स हैं, बताऊंगा जैसे ही बताते ही आप पकड़ लोगे देखते ही, ठीक है। बहुत छोटा सेंटेंस है, खुद से निकाल लो, 2 एरर्स इसमें रखी हुई हैं। चलिए 7वें के अंदर आपको एक ट्रांसलेशन करने के लिए दे रहा हूँ और मस्ट हैव V3 का इस्तेमाल होगा, ये आपको पहले ही बता रहा हूँ। इस क्रैश्ड प्लेन के इंजन में जरूर ही कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, इस गिरे हुए विमान के इंजन में जरूर ही कोई तकनीकी खामी रही होगी। मस्ट हैव V3 आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, टेक्निकल फॉल्ट आप इसी वर्ड को अंग्रेजी में यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे सभी लोग, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आउट ऑफ 7 मेरा आंसर देख के चेक करना और आउट ऑफ 7 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल के लेक्चर में, एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।